हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लेनेशन वर्ल्ड। आज हम करने वाले हैं हॉर्नबिल बुक का चैप्टर 2 जिसका नाम है वी आर नॉट अफेयर्ड टू डाई। इस स्टोरी के राइटर है गॉर्डन कुक। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है वी आर नॉट अफेयर्ड टू डाई। इसका मतलब अगर हम साथ हैं तो हम मरने से नहीं डरते हैं। और इस स्टोरी में 6 कैरेक्टर हैं। मैं, मेरी वाइफ मैरी, मेरी बेटी सुजैन जो कि अभी 7 साल की है, और मेरा बेटा जोनाथन जो कि अभी 6 साल का है, और 2 बोटमैन। एक का नाम है लैरी विगिल जो कि एक अमेरिकन है, और दूसरा हर्व सिंगलर जो कि स्विट्जरलैंड से बिलोंग करता है। मैंने समुद्र द्वारा विश्व का चक्कर लगाने का सफर 1976 में शुरू किया था, और इस सफर में मेरी फैमिली मेरे साथ थी। मेरी एज उस समय 35 वर्ष थी और मैं एक बिजनेसमैन था। विश्व का चक्कर मैं उस रास्ते से लगाना चाहता था जो कि आज से 200 साल पहले जेम्स कुक ने अपनाया था। जेम्स कुक एक बहुत बड़े पायलट थे जिन्होंने विश्व का चक्कर बोट से तय किया था। हम लोग लगभग 16 साल से समुद्र यात्रा की प्लानिंग कर रहे थे। हमने 23 मीटर लंबी एक शिप बनाई। ये लकड़ी से बनी थी और इसका वेट 30 टन था। ये शिप बहुत ही ब्यूटीफुल थी और हमने इस शिप को अच्छी स्किल से बनाया था। इसे पूरा करने में हमें कई महीने लग गए। हमने इस शिप का नाम वेव वॉल्कर रखा। इस जर्नी में 2,55,000 किलोमीटर की थी ये थी, और इस जर्नी को पूरा करने में हमें कम से कम 3 साल लगने वाले थे। पहला सफर जो कि 1,05,000 किलोमीटर का था वो तो हमने आसानी से पूरा कर लिया। हम अमेरिका के वेस्ट कोस्ट से लेके केप टाउन तक का सफर पूरा कर लिया था। लेकिन इस स्टोरी का भयानक मोड़ इस जर्नी का सेकंड स्टेज था जो कि 1,50,000 किलोमीटर का था, और जिस ओशन में हम ये यात्रा करने वाले थे वो दुनिया का खतरनाक ओशन था। क्या आपको पता है उस ओशन का नाम? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। तो चलिए मैं उस ओशन का नाम बताता हूँ। जी हाँ, उस ओशन का नाम है साउथ इंडियन ओशन। हमने अपनी हेल्प के लिए 2 नाविकों को रख लिया था। एक का नाम हर्व सिंगलर था और दूसरे का लैरी विगिल। केप टाउन से चले हमें बस 2 ही दिन हुए थे और तेज हवाओं ने हमें परेशान करना शुरू कर दिया था। ये हवाएं कुछ दिनों तक लगातार चलती रहीं। ये हवाएं मुझे ज्यादा परेशान नहीं कर रही थी, मुझे परेशान कर रही थी वो बड़ी बड़ी लहरें जो मेरे शिप को इधर उधर हिला रही थी, और मुझे लगा ही था कि जल्दी ही कोई परेशानी आने वाली है। 25 दिसंबर हम केप टाउन के ईस्ट में 3,500 किलोमीटर तक पहुंच गए थे। मौसम बहुत खराब था और फिर भी उस दिन हमारे पास क्रिसमस ट्री था और हमने बहुत ही यूनिक तरीके से क्रिसमस बनाया। हमें मज़ा बहुत आया और काश ये मौसम भी जल्दी से ठीक हो जाए। और यकीन मानो गॉड ने मेरी सुन ली। मौसम बदल तो गया मगर अच्छा होने की जगह और बिगड़ गया। 2 जनवरी तक लहरें बहुत बड़ी बड़ी हो गई। जैसे ही लहर आती हमारी शिप ऊपर उठ जाती। हमने हवा को कंट्रोल करने के लिए एक स्टॉप जिप लगा रखी थी। स्टॉप जिप एक हवा को कंट्रोल करने के लिए एक पर्दा होता है। यार ये हवाओं की आवाज़ें मेरे कानों में दर्द कर रही थी। शिप की स्पीड को कम करने के लिए हमने स्टॉप जिप को नीचे कर दिया। हर चीज को रस्सी से बांध दिया और हम लोगों ने लाइफ राफ्ट और लाइफ लाइन रोप भी बांधी और हमने ऑयल स्किन और ऑयल जैकेट पहन लिया। शाम के 6 बज चुके थे और 6 बजे पूरा का पूरा इन्वायरमेंट शांत हो चुका था। सब कुछ मानो शांत हो गया हो। हवाएं बंद हो चुकी थी, लहरें भी शांत हो चुकी थी। कुछ देर बाद आसमान काला हो गया था। बादल के गरजने की आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। ये तूफान से पहले की शांति थी। शिप के पीछे एक बहुत बड़ा काला बादल दिखाई दे रहा था, और फिर मैंने ध्यान से देखा तो वो काला बादल नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी लहर थी जो कि हमारे शिप की तरफ आ रही थी। वैसे मुझे लगा कि लहर के वजह से मेरी शिप ऊपर आ जाएगी, बट हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। जैसे ही लहर हमारे शिप से टकराई वैसे ही एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और देखते ही देखते पूरी शिप में पानी भर गया और मेरा सर स्टीयरिंग व्हील से टकराया और मैं शिप से बाहर जा गिरा। लहरों में नीचे डूबता चला जा रहा था। मुझे लग रहा था कि मानो मेरी मौत मेरे बिल्कुल करीब है। तभी अचानक मेरा मुंह पानी से बाहर आ गया और मेरी शिप ठीक
ठीक मेरे सामने थी और कुछ ही मीटर की दूरी पे थी, लेकिन वो शिप पूरी तरह से पलट चुकी थी। अचानक से एक और लहर आई और उसने शिप को उछालकर सीधा कर दिया। मेरी लाइफ रोप अभी भी शिप के साथ बंधी हुई थी। मैंने रोप को जोर से खींचा और शिप पर आ गिरा, लेकिन पानी की लहरें मुझे इधर से उधर मानो बॉल की तरह फेंक रही थी। मेरे उल्टे हाथ की रिब्स टूट चुकी थी और मेरे दांत भी टूट चुके थे। मेरे मुंह से लगातार खून निकल रहा था। मैंने जैसे तैसे स्टीयरिंग व्हील को पकड़ा ताकि अगली आने वाली लहर को काबू में कर सकूं। शिप के अंदर पानी भरने लगा था और तभी मुझे नीचे से आवाज आई, हम डूब रहे हैं। और तभी मैंने अपनी वाइफ को स्टीयरिंग व्हील थमा के कहता हूँ, तुम यहीं रुको, मैं नीचे देखकर आता हूँ। और मैं खुद उन्हें देखने नीचे चला गया और मैंने देखा कि लैरी और हर्ब पंप चला रहे हैं। वो पंप से पानी बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं और हमारा सारा सामान, किताबें, खिलौने, बिस्तर और बहुत कुछ, सब कुछ पानी में इधर से उधर तैर रहा है। और मैं तैरता हुआ अपने बच्चों के केबिन तक पहुंचा और मैंने बच्चों को पूछा कि तुम ठीक तो हो ना? और तभी मेरे बेटे जोनाथन ने मुझे कहा, हाँ हम ठीक हैं, बस सिर पर थोड़ी चोट आई है और सुजैन की आंखें भी सूज रही हैं। मुझे उनके बातों पर बुरा तो लग रहा था। मैंने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया क्योंकि उनके रिएक्ट करने से ज्यादा मुझे वो छेद बंद करने थे जिसमें से पानी आ रहा था और मैं ये जल्दी से जल्दी करना चाहता था ताकि पानी बाहर निकाल सकूं। अगर ये काम जल्दी से जल्दी नहीं किया गया तो शिप जल्दी ही समुद्र की गहराइयों में समा जाएगी। लेकिन हमारी किस्मत खराब थी। इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला पंप खराब हो गया, लेकिन किस्मत ने हमारा साथ दिया। हमारे पास एक और इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला पंप था। मैंने उसे बाहरी पाइप से जोड़ दिया और काम शुरू कर दिया और जल्दी ही मैं बड़े बड़े छेद बंद करने के काबिल हो गया। मैं अब अपने होश में था। रात हो गई। पूरी रात भर हमने पानी निकाला है। यकीन मानिए कोई भी एक सेकंड के लिए नहीं सोया। हमने हेल्प के लिए रेडियो सिग्नल भी भेजा, लेकिन हमें कोई रिप्लाई नहीं मिला। और मिलता भी कैसे? हम दुनिया के किसी अलग ही कोने में। सूजी के सर बुरी तरह से सूज चुका था और उसकी आंखें भयानक रूप से काली पड़ चुकी थी और उसकी बाजू पर भी गहरा घाव पड़ चुका था। मैंने जब सूजी को देखा तो मैंने कहा, अरे तुमने मुझे चोट के बारे में क्यों नहीं बताया? सुजैन ने कहा कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी डैड। 3 जनवरी की सुबह तक समुद्र काफी हद तक शांत हो चुका था। इस बात को लगभग 15 घंटे बीत चुके थे जब लहरें से हमारा शिप टकरा रहा था और हम उस तूफान से जिंदा बचकर निकल आ थे और अब हम 2-2 घंटे करके सो सकते हैं। लेकिन शिप को अभी भी बहुत मरम्मत की जरूरत थी। हमें नहीं लगता था कि ये शिप ऑस्ट्रेलिया तक भी पहुंच पाएगा। और मैंने अपने सभी मैप चेक किए और मैंने आइडिया लगाया कि ईस्ट में 2 आइलैंड होने चाहिए और जिसमें से एक आइलैंड का नाम एम्स्टरडैम आइलैंड होना चाहिए। 4 जनवरी का दिन था। हम लगातार 36 घंटों से हम शिप से पानी निकाल रहे थे। पंप की हेल्प से सुबह 4 बजे फिर से काले बादल दिखाई देने लगे और हमने शिप से पानी दिया और फिर 4 बजे फिर से काले बादल दिखाई देने लगे थे। हवाएं फिर से तेज होने लगी थी और लहरें फिर से ऊंची ऊंची उठने लगी थी और धीरे धीरे मौसम और खराब होने लगा था। 5 जनवरी को सिचुएशन और खराब हो गई। हम सब डरे हुए थे कि शायद अब हम नहीं बचेंगे और तभी मैं अपने बच्चों को कंफर्ट करने के लिए उनके पास गया और जोनाथन ने मुझसे कहा, डैड क्या हम मरने जा रहे हैं? तब मैंने कहा, नहीं बेटा, हम मरने नहीं जा रहे हैं। और मेरे बेटे ने कहा कि डैड हम मरने से नहीं डरते हैं, लेकिन अगर हम सब साथ हैं तो हम जीत जाएंगे और हम मरने से सच में नहीं डरते हैं। उसके जवाब का मेरे पास कोई रिएक्शन नहीं था। मैं चुप था। उस बात ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था और मैंने खुद से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं लड़ता रहूंगा, आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा। शाम तक सिचुएशन और खराब हो गई और शिप में पानी भरता जा रहा था, मानो हम मौत के नजदीक थे। लेकिन हम फिर भी लगे हुए थे पानी निकालने में और शिप को चलाने में। ये करते करते 6 जनवरी हो गई। 6 जनवरी की सुबह हम तूफान से बाहर तो निकल आए, लेकिन हम कहीं खो चुके थे। हम 1,50,000 किलोमीटर के दायरे में कहीं खो चुके थे। मैं ऊपर मैप रूम में गया और मैंने मैप
को स्टडी किया। मैं बस इतना जान पा रहा था कि हम 1,50,000 किलोमीटर बड़े समुंदर में एक 65 किलोमीटर का आइलैंड ढूंढ रहे हैं जो कि इम्पॉसिबल है। मैं ये सब सोच रहा था तभी मेरी बेटी सूजी मेरे पास आती है और उसने मुझे एक कार्ड दिया और कहती है, डैड आप इसे पढ़िए। और मैं उसे खोलता हूँ और उसमें लिखा होता है, डियर मॉम एंड डैडी, आप दोनों बहुत ही प्यारे हैं और मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। थैंक यू मुझे इतना प्यार देने के लिए। मुझे उम्मीद है कि हम जल्दी ही अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे और ये याद रखिए मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। आप लोग बहुत बहादुर हैं। उस लेटर से मुझे और मोटिवेशन मिला। मैं दोबारा ऊपर गया और मैंने हर्ब से कहा कि शिप को 180 डिग्री घुमा दो। मुझे पता है कि 180 डिग्री घुमाने के बाद शायद हम शाम 5 बजे तक हम आइलैंड तक पहुंच जाएंगे। और इसी उम्मीद के साथ मैं नीचे आया और थोड़ी देर सो गया। जब मैं जागा तो शाम के 6 बज चुके थे। यार, हम जिस स्पीड से जा रहे हैं अभी तक तो हमें आइलैंड मिल जाना चाहिए था। और फिर मैंने एक लंबी सांस ली और कहा, लगता है मैं आइलैंड मिस कर गया। खैर, अब क्या ही कर सकते हैं। और तभी मेरा बेटा मेरे पास आया और कहा, डैडी क्या हम आपको हक कर सकते हैं? मैंने कहा, क्यों नहीं, पर हुआ क्या है? क्योंकि आप दुनिया के बेस्ट डैड हो और एक बेस्ट कैप्टन। और फिर जोनाथन कहता है कि डैड हमने आइलैंड ढूंढ लिया है। मैं शॉक्ड था ये सुनकर। मैंने कहा, क्या सच्ची में हमने आइलैंड ढूंढ लिया है? ओह माय गॉड। और मैं जल्दी से ऊपर जाता हूँ और देखता हूँ ठीक हमारे सामने 65 किलोमीटर का एक आइलैंड था और उस आइलैंड का नाम एम्स्टरडैम था। बहुत ही प्यारा आइलैंड था। मुझे लग रहा था कि ये आइलैंड मेरी लाइफ है। हम वहीं रुकते हैं शाम तक और नो डाउट अब हम बच चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी यहाँ पर ख़त्म होती है। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।